हाँ जी, तो नमस्कार। मैं वशिष्ठ कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प ऑनलाइन क्लासेस पर। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बता दिया था और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया था। अब मैं आप लोगों को कराने वाला हूं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्टिव के तरफ। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। दूसरा नंबर है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा नंबर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। फोर्थ नंबर है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? इसका आंसर देखेंगे तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है। इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कॉपी में नोट आउट कर लीजिएगा। पाँच नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन और स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है? जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है? तो इसका आंसर देखेंगे, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा जो है ना, श्रमिकों को ऊंच नीच दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटे जाति का है और कोई बड़े जाति का है, तो बड़े जाति के लोग नहीं चाहते हैं कि छोटे जाति के पास जाए। इसी तरह उस समय था, जाति प्रथा श्रमिकों को ऊंच नीच को भी दर्शाता था, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। छठा नंबर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? इसका आंसर देखेंगे, भारत में जाति प्रथा लोगों को
कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। जाति प्रथा में ऐसा होता था कि जो उनके पूर्वज जो काम किए हैं वही काम उनको भी करना पड़ेगा। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। उस समय लोग क्या करते थे, जाति प्रथा थी तो उस समय उनके पूर्वज जो भी कार्य करते थे उनको वो भी अपना कार्य मानते थे और उसी कार्य को करते थे जाति प्रथा के समय में। 7 नंबर है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। जाति प्रथा जो है ना, उनके अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। लास्ट नंबर है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है? तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। तो यहाँ हुआ आपका इस चैप्टर का सारा सब्जेक्टिव। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, तो इसके लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।